सभी को मेरा नमस्कार। एक और लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाला है 6 मार्च 2025 को, जिसका नंबर है RB 17/2024 17/2025। तो इस पर भी कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई मैसेज आए हैं सर इस पे जरा वीडियो बनाएं, और ये वीडियो भी काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने, मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें सारे सिलेक्शन जो कैंसिल कर दिए थे, और ये भी सिलेक्शन का इसके कनेक्शन में है, लेकिन डायरेक्ट प्रमोशनल का जो मामला उससे तो नहीं है। रेलवे में जैसे कि आप मालूम है, एक तो प्रमोशनल चैनल चलता है और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू लोग आते हैं ओपन RRB से। तो हमारे जो रोस्टर जो बनते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट होता है, चाहे प्रमोशन होता है, वो असेसमेंट ऑफ वैकेंसी, चाहे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी लोग भेज रहे हो तो असेस किया जाता है कितनी वैकेंसी है, और उसके अंदर जो हमारे रिजर्वेशन के रूल है कि कितना परसेंट SC को लेना है, कितने लोगों को SC ST OBC, और अब तो EWS भी नया आ गया है। तो जो हम असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इस लेटर RB जो नंबर है 17/2025, उससे पूरा आपका असेसमेंट का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेटर है असेसमेंट, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा गया तो आपका असेसमेंट गलत हो जाएगा। पूरे लेटर को विस्तार से मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा रिजर्वेशन के ऊपर भी कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे थोड़ा बताने का, तो कोशिश करूंगा आज इस पे थोड़ी बात करूं। लेकिन अगर किसी को 1 मिनट के अंदर ये समझना है कि क्या लेटर बोल रहा है, विद इन 1 मिनट, तो मैं एक बता दूं सिंपल सा जो फॉर्मूला बात इसमें कही है कि रेलवे में एल शेप रोस्टर होता है, जहां कैडर आपका 14 एंड बिलो है, और 15 एंड अबव का कैडर है, वहां रिप्लेसमेंट रोस्टर लगता है। और उसमें भी दो नियम है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रूल है, और प्रमोशन के लिए एल शेप अलग होता है, एल शेप और जो है रिप्लेसमेंट होता है। तो रेलवे में जो एल शेप रोस्टर था उसके लिए रूल था कि 14 अप टू 2 to 14, यानी एक का कैडर है, सिंगल कैडर है, तो उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। लेकिन 2 से लेकर 14 तक के पद हैं अगर किसी कैडर में, तो ऐसा होता है। और 15 एंड अबव के मामले में जो है रिप्लेसमेंट रोस्टर लागू होता है। तो ये 97 इसमें बताया हुआ है, 113/97 यानी 113/97 का जो RB है, वहां से ये नियम लागू हुए थे। तो तब से लेके अभी तक 2019 तक 14 का ही रोस्टर होता था एल शेप, जिसमें दो बातें आती थी। एक तो आपका प्रमोशन में आपका जो रोस्टर लगता था एल शेप जो भी था, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में एल शेप होता था। तो ये 14 पोस्ट एंड बिलो अप टू 2 1 नहीं लग होगा, तो उसके लिए एल शेप में 14 पोस्ट का रूल था। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता था कि सर कि जो आपका एल शेप रोस्टर है उसमें अप टू कितने पोस्ट तक जो है वो एल शेप होता है, तो 13 14 15 ऑब्जेक्टिव आते थे। तो अप टू 2019 जो था 14 होता था, अप टू 14 कैडर, और 15 के बाद रिप्लेसमेंट होता था। लेकिन 2019 में रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाला था, 19/2019, 21/2019 हम बोल सकते हैं, 21/2019, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की जो पोस्टें भरी जाती थी उसके लिए जो ओपन RRB में जो वैकेंसी दी जाती है, उसमें एल शेप जो है 14 से एक कम करके EWS का इंट्रोडक्शन होने के बाद 13 कर दिया था। तो एल शेप जो रोस्टर बनता था वो अप टू 13 का कैडर है, 2 से लेके 13 तक का, उसके लिए एल शेप था, और 14 एंड अबव के लिए रिप्लेसमेंट था। लेकिन प्रमोशन में अप टू 14 था, एंड 15 एंड अबव जो था वो जो आपका रिप्लेसमेंट रोस्टर था। तो एग्जाम में भी लोग कंफ्यूज हो जाता थे 13 कहाँ है 14 कहाँ है। 14 प्रमोशन में लगता था एल शेप रोस्टर, और 13 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लगता था। और अब रेलवे बोर्ड ने दोबारा जो 17/25 कर दिया है, उसके बाद अब दोनों जगह 14 के कैडर अप टू, यानी 2 से लेके 14 तक का कैडर है। दोबारा रिपीट कर दूं, अगर एक कैडर में एक ही का कैडर, सिंगल कैडर आपका है, सिंगल पोस्ट है एक कैडर में, तो आप पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा आपका। लेकिन 2 से लेकर 14 तक, 14 तक है आपका, तो एल शेप होगा, एंड 15 एंड अबव है तो आपका रिप्लेसमेंट होगा। तो अभी जो 13 14 का जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया है। अब सिर्फ 14 अप टू 14 जो है, चाहे वो प्रमोशनल कोटा की वैकेंसी भरी जा रही हो, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का असेसमेंट करना है हमारे को, दोनों में 14 कर दिया है, अभी इजी कर दिया है। इस वीडियो के बाद अभी आपका एक आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2019 के बाद जितने भी RRB या WLA के एग्जाम, जो भी OS के एग्जाम हो रहे थे, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की क्वेश्चन पूछा जाता था कि एलशेप के लिए कितना है, तो 13 होता था, और प्रमोशन के लिए 4 होता था। अब इस लेटर आने के बाद आपके जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं उसको बता दूं आपको, अब एल शेप रोस्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो या तो क्वेश्चन में बिलो 15 बोल सकते हैं या अप टू 14।
2 से लेके 14 तक का जो कैडर होगा उसको एल शेप रोस्टर बनेगा, और 15 एंड अबव के लिए रिप्लेसमेंट रोस्टर बनेगा। ये एग्जाम का आपके आंसर चेंज हो गया है। ये वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है, या लेटर को समझना इसलिए भी जरूरी है कि अब जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की असेसमेंट किया जाएगा, आपका पूरा असेसमेंट चेंज हो जाएगा, और अगर असेसमेंट गलत होगा तो पूरा आपका सिलेक्शन या जो आरआरबी का जो जाएगा वो सब गलत हो जाएगा। मेरे ध्यान में एक बात आई थी 97 98 में, असेसमेंट गलत जाने की वजह से पूरा जो सिलेक्शन पैनल कैंसिल हो गया, जिसको 20 साल 25 साल बाद पूरे जितने भी लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सबको कहा कि टर्मिनेट कर दिया जॉब। सुप्रीम कोर्ट तक रेलवे हार गई थी। तो मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि रूल को पढ़े समझे और हम सही काम करें, ताकि किसी को हमारी इग्नोरेंस की वजह से किसी को नुकसान ना हो। तो ये सिंपल सी जो 1 मिनट में बात खत्म करने की थी कि अब आपका जो एल शेप रोस्टर है वो प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोनों में अप टू 14 एल शेप होगा, और 15 एंड अबव के लिए रिप्लेसमेंट होगा। ये एक बात है। अब जिसको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, देखना है, वो अब आगे कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करता हूँ डिटेल में। तो इसमें वो लिखा ऑपरेशन ऑफ रिवाइज पोस्ट बेस्ड रोस्टर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ 10% रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यू। इसमें एक पीडब्ल्यूडी का नहीं आ रहा, कई लोग सोचते हैं पीडब्ल्यूडी का। तो पीडब्ल्यूडी जो है वो अलग से आपका आता है, वो जो टोटल जितनी वैकेंसी है उसका 4% आता ही आता है, वो उसकी इन एडिशन टू वो भी रिजर्वेशन होगा जो हम भेजेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के लिए। वो फिक्स 4% है, लेकिन उसका पोस्ट जो पॉइंट आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब वो जो हम 126 पकड़ते हैं वो अलग है उसके हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले रेलवे बोर्ड ने कहा है प्लीज रेफर टू बोर्ड लेटर नंबर जो 21/8/97 की बात कही है, वाइड विच डिटेल गाइडलाइंस रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट बस रिजर्वेशन रोस्टर फॉर रिक्रूटमेंट कैटेगरी along with model roster for cadre strength of 15% above as annexed 2 and model roster for cadre strength up to 14 post as annexed 3 was issued। इसमें बताया गया था कि आपको पॉइंट कौन कौन से रखने हैं। मैं जरा बता दूं आपको। इसमें ये इन्होंने जो बताया 21/8/97 का, ये मैंने पीएस जो निकाला हमारा हेडक्वार्टर से निकला है, ये आपका लेटर है। यहाँ लिखा हुआ है कॉपी ऑफ रेल बोर्ड लेटर नंबर 21/8/97। इसके अंदर उन्होंने बताया था, रजिस्ट्रेशन की मैं बात बता दूं आपको, यहाँ देखेंगे अगर आप, ये देखिए यहाँ 15 से स्टार्ट किया, नंबर ऑफ पोस्ट 15 16, तो 15 से स्टार्ट किया है आपका, और ये नीचे जाएगा आपका अप टू 200 पोस्ट का बताया हुआ इन्होंने। और ये हमारा जो नीचे जो है ये आपका एनेक्स 3, तो एनेक्स 2 था, 15 एंड अबव था, और एनेक्स 3 जो है ये 1 से लेके 14 पोस्ट तक का दिखा रहा है। ये इसको एल शेप बोलते हैं। इसको डिटेल में एल शेप क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये एल शेप जो था 21/8/97 का सर्कुलर के हिसाब से ये 14 पोस्ट बताया हुआ है यहाँ पर। और इसको साउथ सेंट्रल रेलवे का भी एक लेटर मुझे मिला है, उस पर हम बात कर ले। देखिए ये भी 14 पोस्ट है, ये साउथ सेंट्रल ने अपना लोकल सर्कुलर निकाला हुआ, और यहाँ आप देख सकते हैं 200 पोस्ट तक का इन्होंने बताया हुआ क्या क्या पॉइंट आएगा। और इसमें फिक्स कर दिया है रेलवे बोर्ड ने, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा पॉइंट होगा। ये देखिए आपका अगर 15 पोस्ट है कैडर में, तो चौथा और 12वां पॉइंट जो होगा वो एससी के लिए रिजर्व होगा, एसटी के लिए 8वां पॉइंट होगा, और ओबीसी के लिए 2 6 10 14 होगा। तब ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, ईडब्ल्यूएस के अभी नए पॉइंट होंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट आपको रिजर्व है। तो आपको एससी एसटी के लिए बताया हुआ कितना, जितना भी का कैडर है आपका, और मान लीजिए अगर 200 का कैडर है तो 200 का कैडर की भी हम बात कर लें। ये आपका ये 200 का कैडर होगा, तो इसमें ये सारे पॉइंट 4 12 16 जितने भी हैं अप टू यहाँ टोटल 30 लोग जो होंगे उसमें एससी के हो जाएंगे। और ये आपके उसके बाद इसमें ये आ जाएगा, और जो ओबीसी के सारे पॉइंट टोटल 54 जो लोग होंगे वो ओबीसी के होंगे, और इसके में अंदर एसटी के लिए आपके लिए अलग हो जाएगा। तो ये आपका इसमें क्लियर पॉइंट बता रखा है। और एल शेप रोस्टर जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। तो 21/8/97 में आपको बताया था कि अगर कैडर आपका 2 से लिखा भी है, फॉर कैडर ऑफ 2 to 14 पोस्ट ऑफ रोस्टर इज टू बी रीड फ्रॉम इंटेलिजेंट, यानी 2 से लेके 14 तक में अगर कैडर है आपका, एक का ही कैडर है तो आपको रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, लेकिन अगर 2 से लेके 14 तक का है तो आपको एल शेप करना है, एंड 15 एंड अबव है तो ये आपके पॉइंट पकड़ने हैं। ये आपका 97 में कहा गया था, 97 के लेटर में ये बताया हुआ। सेकेंड पैरा में बताया हुआ डीओपीटी वाइड इज ओएम डेटेड 19/1/19 19 जनवरी 2019 में इश्यूड इंस्ट्रक्शन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस के लिए डीओपीटी ने दिशा निर्देश जारी किए थे 19 जनवरी 2019 को, जिसमें
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो है 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी, जिसको रेलवे बोर्ड ने आरबी 19/2019 के द्वारा सर्कुलर निकाला था। ये आरबी 19/2019 है। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस हैं उनके अंदर 10% रिजर्वेशन देने की बात की थी। और इस 2019 में सिर्फ बताया था ईडब्ल्यूएस में कौन आते हैं, सर्टेन क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, जिसमें 8 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए परिवार की, और उनके पास जमीन जायदाद के बारे में ये बताया हुआ है 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, अगर है तो उसमें दायरे में नहीं आएंगे। रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट एंड अबव है, और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज एंड रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरिया। ये कुछ कंडीशन बताई थी। अगर इससे ज्यादा अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस तो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, उससे कम है तो ये जो है तहसीलदार आएगा। इसमें लिखा हुआ है द इनकम एसेट्स ऑफ द फैमिली एज मेंशन इन पैरा 2 वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट यूनियन। मतलब वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तहसीलदार से कि आपकी इनकम, आपके परिवार की इनकम से कम है तो ईडब्ल्यूएस में आप आ पाओगे। ये जस्ट बताया था, क्राइटेरिया बताया था। और उसके बाद रेलवे बोर्ड ने एक आगे मैं बात करता हूँ, उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन कंटिन्यूशन अबव ओएम डीओपीटी व्हाट इज ओएम डेटेड जो है 31/2019 इशू डिटेल गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन सिविल पोस्ट। और इसको रेलवे बोर्ड ने फिर पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था रिजर्वेशन पॉइंट, वो रेलवे बोर्ड ने डीओपीटी ने गाइडलाइंस इशू की। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने 7 फरवरी 2019 जो आरबी नंबर 21/19 है, ये आपका आएगा, मैं जरा बता दूं आपको। 7 फरवरी जो है ये 7 फरवरी 2019 है, इसमें आरबी नंबर नहीं बताया तो आरबी नंबर है 21/19। इसके अंदर रेलवे बोर्ड ने वापस रिवाइज किया 97 के बाद, रोस्टर को रिवाइज किया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा रोस्टर पॉइंट डायरेक्ट मॉडल रोस्टर फॉर रिजर्वेशन विद रेफरेंस टू पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एक तो मैं बता दूं, जो भी आज का वीडियो बन रहा है ये सिर्फ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की जो वैकेंसी है, यानी इनिशियल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जहां जहां भी जिस जिस कैटेगरी में है उसी पे ही लागू होगा। प्रमोशनल पोस्ट पे ये पूरा वीडियो किसी काम का नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने रिवाइज बताया था कि जैसे पहला पॉइंट आपका यूआर का आएगा, दूसरा यूआर फिर ओबीसी यूआर एससी ओबीसी यूआर तो यहाँ एसटी पॉइंट जो है आपको 14 नंबर का आता है। इसके अंदर पहले 8 नंबर पे आता था जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात है, और ये इन्होंने पॉइंट यहाँ बता दिए राइट हैंड साइड में। उसके बाद इसको 200 पॉइंट तक लेके गए, यहाँ पे 200 पॉइंट तक बता दिया यहाँ पे। और इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एल शेप एनेक्सर 3 में बताया है, और इसमें इन्होंने देखिए 13 पॉइंट तक का ही बताया, यानी अप टू 30.2 से लेके 13 तक का बताया हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की जो उसमें एल शेप रोस्टर होगा। और 14 एंड अबव जो है वो ऊपर जाएगा। यहाँ मैं 14 दिखा देता हूँ आपको, यहाँ 14 ही होगा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ नहीं बताया उन्होंने 14, बाकी में 14 से लेते हैं, इन्होंने पूरा बताया नहीं, यहाँ 14 से स्टार्ट होगा और 14 में यहाँ पे आएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, एसटी का दिखाना पड़ेगा, और फिर आगे 15-16 होगा। लेकिन उन्होंने तो अप टू 13 जो था वो 2019 से लागू हुआ, और कई एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और 13 इसमें आंसर था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एल शेप रोस्टर का। तो ये रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि उन्होंने फिर 2019 के लेटर के हिसाब से रिवाइज गाइडलाइन इशू की गई थी। अब ये रिवाइज गाइडलाइन क्यों इशू की गई थी रेलवे बोर्ड ने, इसका मैं आगे के पैराग्राफ में वो बात आ रही है। और रेलवे बोर्ड ने ये भी बोला है कि ये अब नए जो भी है न्यू रिजर्वेशन रोस्टर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इन द रेलवे सर्विस बी एडॉप्टेड एज प्रिस्क्राइब इन द डीओपीटी। ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी रेलवे बोर्ड ने। लेकिन क्यों ये रिवाइज किया रेलवे बोर्ड ने 97 के बाद, क्यों 2019 में 21/2019 से रिवाइज किया, क्यों किया? क्योंकि रेलवे में जो पॉलिसी चल रही थी आरबी नंबर 113/97 और डीओपीटी की जो गाइडलाइंस थी 27 यानी 2 जुलाई 97 की, दोनों में डिफरेंस आ रहा था। रेलवे जो है 14 पोस्ट का यूज कर रही थी और डीओपीटी ने 13 पॉइंट का चला रखा था। उस पर कहीं लिखा हुआ है काफी सारे इस तरह चलने से की वजह से वर्थ चैलेंज इन वेरियस कोर्ट, जो पॉलिसी रेलवे में चल रही थी उसके ऊपर कई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और उसके अंदर फिर जजमेंट आया कि रेलवे में नो रीजन हैज बीन असाइंड इन द ऑर्डर ऑफ रेलवे बोर्ड फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रोस्टर प्रिस्क्राइब बाय डीओपीटी। इसमें कहा कि रेलवे बोर्ड ने जब अपनी बात रखी तो कोर्ट उससे एग्री नहीं हुआ, कि रेलवे बोर्ड एक प्रॉपर रीजन बता नहीं पाई कि क्यों उन्होंने डीओपीटी गाइडलाइंस अलग गाइडलाइंस किया, और जो भी जवाब दिया उससे एग्री नहीं हुआ जो कोर्ट,
और उसमें फिर रेलवे शायद हार गई थी, और तो अब रेलवे ने ये 2019 का लेटर निकाला, ये वाला निकाला, RB 21/19, जिसमें 13 पॉइंट कर दिया था। लेकिन इस ऑर्डर के बाद जो हमारी रेलवे में SC/ST एसोसिएशन है, इंडियन रेलवे SC/ST, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है, इन्होंने SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, नंबर बता दिया इसमें मैंने। और सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट जोधपुर ने जो जजमेंट दिया था कि नहीं आपको DOPT का ही फॉलो करना है 30 पॉइंट्स का, उसके अगेंस्ट में उसको कैंसिल कर दिया है। और यहाँ लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड स्टेटमेंट द इम्प्यून जजमेंट इज सेट असाइड। जो भी पॉलिसी जो ऑर्डर दिए थे, ऊपर के आदेश दिए थे, जो हाई कोर्ट जोधपुर ने जो आदेश दिए थे कि नहीं आपको DOPT गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उसको सेट असाइड कर दिया है। तो फिर रेलवे बोर्ड ने वापस अभी लेटर, ये जजमेंट आया था 2022 में, सॉरी यहाँ पे 27/11/2024 को लेटर आया, जो इसलिए 2019 से जो अभी तक चल रहा था वो जोधपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर से चल रहा था। तो 13 पॉइंट का ऑर्डर अडॉप्ट करना पड़ा रेलवे बोर्ड को। फिर वापस अभी चूंकि SLP में ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन जीत गया है, तो रेलवे बोर्ड ने वापस अपने पॉलिसी को रिवाइज कर दिया। तो इसमें लिखा, इसलिए कहा गया है, इन परसुएंट टू द अबव ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द मैटर हैज बीन रिव्यूड इन द बोर्ड्स ऑफिस अकॉर्डिंगली इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ, अभी आपने पार्शियल मॉडिफिकेशन कर दिया है 21/19 का, और साथ में 1/13/1997 का भी पार्शियल मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि दोनों करना इसलिए कि 21/19 में 13 पॉइंट बताया था, और 113/97 में आपका EWS कैटेगरी थी ही नहीं। तो दोनों में जो पॉलिसी निकाली थी उसको पार्शियल मॉडिफिकेशन करते हुए रेलवे बोर्ड ने वापस 14 पोस्ट का नया रोस्टर बनाया गया है, जिसको अभी एनेक्सर में बताया गया। और लास्ट में जो इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर दैट इज प्रोस्पेक्टिवली एंड पास्ट केसेस रिक्रूटमेंट इफ एनी नीड नॉट टू बी डिस्टर्ब। तो ये जो नियम है, रेलवे बोर्ड ने ये लेटर निकाला है 6 तारीख का, 6/7 का निकाला, ये 6 मार्च का निकाला है। तो 6 मार्च के बाद के जो लेटर रोस्टर होंगे उन्हीं पे लागू होंगे, पुराने केस को टच नहीं करना है। ये है, अभी आपका 6 मार्च से आपको रिवाइज करना है पूरा रिजर्वेशन रूल, पुराने को नहीं करना है। कई लोगों के इसमें इशू डिस्कस हुआ कि अभी कैसे करना है इसको, तो इसमें पुराने को कंटिन्यू करना नहीं है। मैं बता दूं आपको, पुराना जो भी रोस्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रोस्टर को आपको फ्रेश बनाना है। और आपको, क्योंकि इसमें पॉइंट्स काफी चेंज हो जाएंगे, मैं जरा दिखा दूं मैं आपको, इसमें इसमें आपके जो पॉइंट्स हैं वो काफी सारे चेंज हो जाएंगे, अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे। फिर 10वां पॉइंट EWS का है, फिर अभी शायद 11वां हो जाएगा इसके अंदर। 19 का जो है ये जो सर्कुलर है 2019 का, इसमें अगर हम देखें, यहाँ आप देखिए EWS का जो है 10वां पॉइंट दिखाया हुआ है, और यहाँ आप देखोगे यहाँ 10वां तो दिखाया नहीं है पे, और यहाँ शायद आपका EWS का देखिए 11वां नंबर पॉइंट दिखाया, इधर आप देख सकते हैं 11 नंबर पॉइंट। तो पॉइंट आपके चेंज हो जाएंगे, तो आपके पुराना रिजर्वेशन रोस्टर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और एक अभी फिलहाल चूंकि सिलेक्शन बैन है, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो आप जितना भी रिक्रूटमेंट रोस्टर है वो चेंज कर लीजिए। तो इशू ये जो डिस्कस कर रहा था कि कई लोग ने पूछा कि सर क्या करना है, तो आपका जो मेरा इंटरप्रेशन है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये मेरा खुद का इंटरप्रेशन है, पर्सनल है, इसको प्लीज ऑफिशियली ना लिया जाए। तो रोस्टर कैसे बनाना है, तो जो भी आपके करंट में जो लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, सिर्फ उन्हीं को ही आप रखिए। जो लोग ऑलरेडी वो पॉइंट को खाली कर चुके हैं ड्यू टू एनी ऑफ रीजन, लाइक उनका ट्रांसफर हो गया है, और आपका प्रमोशन हो गया है, रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के चांसेस कम है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला तुरंत वहां पे रिटायरमेंट बहुत कम चांसेस है, तो रिटायरमेंट के चांसेस नहीं, लेकिन वो आपका उसका ट्रांसफर हो गया है, और मैक्सिमम केसेस में उसका प्रमोशन हो गया है, या कोई लोग ज्वाइन करके जो है कहीं और ट्रांसफर पे चले जाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। तो किसी वजह से भी अगर पॉइंट खाली कर दिया है, तो अब आप उसको कंटिन्यू नहीं करना। आपके पास जो आज 6 तारीख को जो लोग उस पोस्ट पे काम कर रहे थे, उस रोस्टर पॉइंट में नाम जिनका था, उसी को ही आपको सेम पॉइंट पे, यानी यूआर है तो यूआर पे डालना है, SC है तो SC पे डालना है, EWS है तो EWS पे डालना है, और जो खाली हो गए हैं फिर उसके हिसाब से आपको फ्रेश असेसमेंट बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी इंडेंट कर दिया है और नहीं किया है, तो अभी जो करेंगे तो आपको आफ्टर प्रिपेयरिंग फ्रेश रोस्टर तभी आपको इंडेंट करना है। नहीं तो अगर आपने पुराने रूल 13 बाई जो 13 नंबर के जो एल शेप वाले रोस्टर के ऊपर ही आपने अगर फ्रेश असेसमेंट 6 तारीख के बाद बना के अगर आरबी को भेजा है, तो पूरा का पूरा आपका असेसमेंट गलत हो जाएगा, और इन फ्यूचर
उसमें समस्या आ सकती है। तो मेरा सभी को आग्रह है कि अब जो आरआरबी को इंडियन जाएंगे वो पहले आप रोस्टर को ठीक कर लीजिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रोस्टर को, उसके बाद ही बनाइए। तो अब थोड़ा सा मैं रोस्टर के बारे में, कई लोग पूछ रहे थे रिजर्वेशन एल शेप रोस्टर के बारे में, तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये तो मेरे को इस लेटर के ऊपर पूरी बात होगी है। अब थोड़ा सा रिजर्वेशन के रोस्टर के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि 14 पोस्ट कैडर स्ट्रेंथ 14 पोस्ट है। तो कैडर स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, कैडर का क्या मतलब है, जरा हम बात कर लें इस पर। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, कई लोग कंफ्यूज हैं। तो एक तो मैं बता दूं कि कोई भी एक कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल हम मान लें कि क्लरिकल कैटेगरी, क्लरिकल कैटेगरी में आपका जो है जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ओएस, चीफ ओएस लेवल 7, फिर चीफ ओएस लेवल 8 और लेवल 9 भी आ गया आपको। तो लेवल 9 में तो मुझे लगता है रिविजन लागू नहीं होगा, वो तो सीधा ऑटोमेटिक सबको 100% अपग्रेडेशन देना है। तो आपके पास कितने कैडर हो गए, तो आपका एक जूनियर क्लर्क का हो गया, फिर सीनियर क्लर्क, ओएस लेवल 7, चीफ ओएस लेवल 8, यानी 5। तो 5 कैडर मिनिमम होंगे, 5 नहीं होंगे, 5 मिनिमम होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों ज्यादा होंगे, कि 5 तो मिनिमम बनेंगे, लेकिन कई जो आपके जो रोस्टर होंगे उसमें जैसे जूनियर क्लर्क है, तो जूनियर क्लर्क में आपका एक कैडर तो है ही है, और एक कैडर के अंदर भी 3 कैडर अलग हो जाते हैं। तो इसमें आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन अलग होगा। तो जूनियर क्लर्क में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा भी आता है, रैंकर कोटा 33% होता है, और एलडीसी आपका 16% होता है, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है। तो एक कैडर के अंदर भी 3 अलग अलग रोस्टर बनते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रोस्टर जो होगा 50% जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, उसमें ये वाला बनेगा आपका रोस्टर। आपके यहाँ अगर पोस्टें, अगर जो 50% जो जूनियर क्लर्क की है, अगर उसमें 14 से कम की पोस्टें, मान लीजिए आपकी 10 ही पोस्टें हैं डायरेक्ट, टोटल आप मान लीजिए आपका 28 का कैडर है जूनियर क्लर्क का, 28 का कैडर का 50% आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरना है, तो 28 का आधा हो जाएगा 14 पॉइंट। तो 14 जो हो जाएगा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो जाएगा, तो 14 को ही पकड़ना है, टोटल 28 को नहीं पकड़ना है। तो 14 को जो देखोगे तो अप टू 14 आपका एलशेप हो जाएगा। तो आपका इसमें एलशेप हो जाएगा जूनियर क्लर्क में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। अब आपका बचा 33 एंड 16 बचेगा, जो आपका 33 रैंकर कोटा हो जाएगा, और एलडीसी आपको 16 एंड 2/3 हो जाएगा। तो उसको भी आप डिवाइड करेंगे 2/3 में, तो आपका जो बचा 14 है। तो 14 का आपका आधा हो जाता है 17, तो लगभग लगभग आपका आ जाएगा 8 और 6, तो 9 और 5 सबका रहेगा। तो 9 और 5 के आसपास जो अगर मानते हैं हम लोग 16 2/3 जो भी है, तो 9 आपका रैंकर अगर होगा, और 5 पोस्टेज होगी, 5 या 4 जो पोस्ट होगी अगर आपको एलडीसी होगी। तो चूंकि 9 और 5 भी 14 या उससे कम है, तो आपके 3 आपके रोस्टर बनेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी एलशेप बनेगा, और आपका रैंकर जो है आपका 33 वाला, वो भी आपका एलशेप बनेगा, और आपका एलडीसी का भी एलशेप बनेगा, यानी 3 एलशेप बनेगी। लेकिन मान लीजिए आपकी 50 पोस्टें हैं सपोज जूनियर क्लर्क में, और 50 का 50% आपका जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जाएगा, तो 50 का आधा हो जाएगा 25। 25 आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भरनी है आपको, तो 25 मतलब आपका 14 से अबव हो जाएगा। तो फिर वहां आपका रिप्लेसमेंट रोस्टर बनेगा, जो मैंने ऊपर बताया, इसके ऊपर एलशेप नहीं बनेगा। तो ऐसे ही एक कैडर के अंदर भी 3 रोस्टर बनेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन क्या है। सीनियर क्लर्क में भी ऐसा ही मामला है, कुछ है कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो शायद उसमें 20% है, और आपका एलडीसी जो है 13 1/3 है, और 16 समथिंग 2/3 जो आपका प्रमोशन है, तो उसमें भी 3 बनेंगे आपके रोस्टर। फिर आपका उसके बाद ओएस होता है, ओएस में भी आपका 20% एलडीसी कोटा है, और प्रमोशनल कोटा 80% है, तो उसमें आपके 2 रोस्टर बनेंगे, लेकिन उसमें डीआर कोटा नहीं है, तो आपको डीआर ये लागू नहीं होगा। फिर चीफ वॉइस आपका 100% प्रमोशन कोटा है, तो वहाँ एक ही कैडर बनेगा। तो इस प्रकार आपके हर कैडर का एटलीस्ट एक तो बनेगा, लेकिन उसके अंदर भी आपके अलग अलग प्रमोशन चैनल है, तो उतने अलग अलग जो है आपके रोस्टर बनेंगे। तो ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कि आपको किस तरह का रोस्टर। कई लोग पूछते हैं कि क्लर्क का पूरा एक ही बनेगा, नहीं, एक नहीं बनेगा। हर जैसे आपका लेवल 2 है, तो लेवल 2 के 3 बन रहे हैं जूनियर क्लर्क के। फिर सीनियर क्लर्क लेवल 5 में आता है, तो 5 के भी 3 बन रहे हैं। फिर आपके ओएस के 2 बन रहे हैं लेवल 6 के, फिर 7 के 1 बनेगा, 8 का भी 1 बनेगा। इस तरह के आपके अलग अलग बनेंगे। तो आपके हर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन का अलग आपका रोस्टर बनेगा, ये मैंने बता दिया। और एल शेप रोस्टर में, जैसे ये आपका एल शेप रोस्टर, इसका मैं बता दूं, मान लीजिए आपके पास कैडर में 10 पोस्टें हैं, तो 10 पोस्टें में ये फर्स्ट जो साइकिल है ये फिक्स है, ईयर मार्क किया हुआ है, यहाँ बता हुआ है यहाँ पर। तो आपके जो पहला पॉइंट जो आपको जो बनना है, आपको जो आपको मान लीजिए कैडर पूरा खाली, मान लीजिए कैडर है आपका, और आपको पहली बार भरना है, नया कैडर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप जो आरआरबी को इंडियन देंगे, मान लीजिए पूरा का पूरा, तो आपको एक यहाँ 10 का कर कैडर है, तो आप क्या करोगे, यूआर का 1 2 3 4 और 5 आप यूआर से भरोगे आप, और ओबीसी का 1 2 और 3 ओबीसी का हो जाएगा, एक एससी का हो जाएगा, एक एसटी हो जाएगा। ये इस तरह का आपको भरोगे। तो एक बार पूरा आप जो है भर दिया आपने,
मान लीजिए 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ तक पूरा भर दिया है। उसके बाद जैसे भी इन 1 से लेके 10 तक में कोई भी बंदा प्रमोशन है या ट्रांसफर है खाली करता है, तो फिर आपको यहाँ से लेके फिर आपको इधर चलना है, इधर। तो अगला पॉइंट आपको जो बनना है वो ईडब्ल्यू से बनना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर अगला पॉइंट एससी से बनना है, ये चैनल चलेगा ये वाला, एससी से बनना है। फिर आपको यूआर से बनना है अगला पॉइंट, फिर ये यू बनेगा और ये ओबीसी से बनेगा। तो आपका ये एक बार पहले भरने के बाद आपको यू चलाना है इस तरफ। तो ये आपको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चलना है, एल शेप बोलते हैं इसको। तो ये हमारा एल शेप होगा कि एक बार पहले जितनी भी कैडर में पोस्टें हैं वो आपको भर देने की है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपर आरआरबी से। उसके बाद जो वैकेंट होगा पोस्ट, जब भी वैकेंट होगा तो आपको इधर राइट हैंड साइड चलना है। अगर 5 का कैडर है मान लीजिए, तो 5 आपने भर दिए, यही यहाँ पे 5वां आपको यूआर हो गया, तो आपने 3 यूआर भर दिए, एक ओबीसी भर दिया, एक एससी भर दिया। अब आपको नेक्स्ट को भी खाली होता है तो आपको यहाँ ओबीसी लेना है आपको, फिर एक और खाली होता है तो आपको यूआर लेना है, फिर आपको नेक्स्ट एसटी लेना है, फिर यूआर के लिए आपको अप्लाई करना है, यूआर के लिए करना है, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, यूआर, यूआर, ओबीसी। मतलब आपको जितना का कैडर होगा एक बार भरने के बाद फिर आपको यहाँ राइट हैंड साइड यूं चलोगे तो ये आपको एल शेप रोस्टर होता है। रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट बड़ा अच्छा है, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा मगजमारी नहीं लगती है। इसमें आपका जो बंदा पॉइंट खाली कर रहा है, मतलब आपका 4 नंबर का पॉइंट है, आपका 4 नंबर के पॉइंट में एससी का भरना है और 12 नंबर जो होगा वहां पे कोई एससी आएगा, एसटी जो आपका 8 नंबर पे आएगा, और ओबीसी जो आएंगे वो 2 नंबर का पॉइंट पे ओबीसी आएगा, 2, 6, 10, 14 और 11। मान लीजिए 15 का ही कैडर, आपको हम एग्जाम्पल के लिए समझा दूं, तो 15 के कैडर में आपके 2 एससी हो जाएंगे, एक एसटी हो जाएगा, एक 4 ओबीसी हो जाएंगे, एक ईडब्ल्यू से 11 आपके हो गए। अब इसमें 15 में से कोई भी बंदा एक कम हुआ, सपोज एक ही कम हुआ आपका, तो आप किससे भरोगे आप? तो एल शेप में तो अगला पॉइंट हम चेक करते थे, इसमें ऐसा नहीं, इसमें यूआर का बंदा प्रमोट हुआ या नौकरी खाली तो हमको यूआर से बनना है। एससी का बंदा 4 या 12 नंबर पे जो बंदे का नाम था, अगर वो आदमी प्रमोट होकर चला गया, खाली कर दिया है, ये ट्रांसफर पे चला गया, किसी वजह से उसने पॉइंट खाली कर दी 4-12 पे, तो 4-12 पे आपको एससी ही बंदा लेना, आपको एससी का ही आपका आएगा। 8वें नंबर पे कोई बंदा है, एसटी का बंदा है, उसने पोस्ट खाली कर गया, उसका प्रमोशन हो गया है, उसने पोस्ट वैकेंट कर दिया है, तो आपको एसटी से बढ़ना है। यानी बंदा जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जो बंदा है वो जिस पॉइंट को खाली कर रहा है, अगर एससी का बंदा प्रमोट होकर जा रहा है तो आपको एससी से बढ़ना है, एसटी का बंदा खाली कर रहा है पॉइंट तो एसटी से बढ़ना है, ओबीसी का बंदा खाली कर रहा है तो ओबीसी से बढ़ना है, और ईडब्ल्यूएस का बंदा खाली कर रहा है तो ईडब्ल्यूएस से करना है। तो बड़ा ये सिंपल है इसके अंदर कि जो बंदा पोस्ट वैकेंट कर रहा है, जो रोस्टर पॉइंट खाली करके आगे जा रहा है, तो उसको उसी से बढ़ना है। जबकि एल शेप में क्या होता है, आपको चार्ट देखना पड़ेगा। एल शेप में आपको बिना चार्ट देके आप पोस्टें नहीं भर सकते हैं। रिप्लेसमेंट में तो आपको देखना है कि बंदा किस कम्युनिटी का है। रिप्लेसमेंट में एक बात और आती है कि कईयों को डाउट आएगा कि मान लीजिए पहला जो पॉइंट है वो यूआर का है और हमारा कोई प्रमोशन, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में कोई यूआर पे एससी एसटी आया हुआ है, वो 1 नंबर पे अगेंस्ट यूआर आया है, वो 1 नंबर पे गया है, अगर वो पॉइंट खाली करेगा तो क्या करना है? तो मैं बता दूं आपको, बंदे की जो बंदा है उसकी कम्युनिटी नहीं देखनी हमको उसका पॉइंट देखना है। हो सकता है यूआर पॉइंट पे भी कोई एससी एसटी ओबीसी वाला बंदा बैठा हो, तो अगर वो कम्युनिटी एससी का है और अगर वो पॉइंट यूआर पे है, तो अगर यूआर का पॉइंट खाली करना है तो आपको यूआर ही बनना है, एससी से नहीं बनना है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि आपने देखा कि बंदा एससी का बंदा है या एसटी का बंदा है और उसने खाली किया था एसटी से बंदा, वो किस पॉइंट को खाली कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट अगर आपका, मैं बता दूं, अगर 4, 12, 17 ये पॉइंट खाली हो रहा है तो एससी से भरा जाएंगे, और ये एसटी का पॉइंट अगर यहाँ से कोई बंदा जा रहा है तो ये बंदा एसटी का आएगा, और ओबीसी का बंदा, ये पॉइंट से अगर बंदा जा रहा है तो ओबीसी का आपको लेना है, और ये पॉइंट से अगर जा रहा है तो आपको ईडब्ल्यू से लेना है। बंदा किस कम्युनिटी का है वो हमको नहीं देना। हो सकता है बंदा ओबीसी का हो लेकिन वो यूआर पॉइंट पे हो, तो यूआर, तो अगर वो पॉइंट वेकेट करता है तो आपको यूआर से भरना है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होगी। तो काफी कोशिश की मैंने आज रिजर्वेशन के ऊपर बात करने के लिए। और एक तो इम्पोर्टेंट बात और थी इसमें, जो था इसमें लिखा हुआ है, द रिलेवेंट रोटेशन बाय इंडिकेट रिजर्व कैटेगरी कुड बी स्किप्ड एंड कैरी फॉर टू नेक्स्ट अनरिजर्व पॉइंट इफ इट लीड्स टू मोर देन 50% रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी। यानी जो हमारे को जो भी पॉइंट यहाँ बनना है, मान लीजिए एसटी का बनना है या आगे जो भी रिजर्व पॉइंट बनना है, लेकिन अगर ऑलरेडी उसके अंदर 50% से ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन रिजर्व कैटेगरी का हो गया है, तो फिर आपको रिजर्व से नहीं बनना है, आपको पॉइंट को स्किप करके नेक्स्ट पॉइंट को लेना है जो अनरिजर्व का, उसे बनना है। एक और रूल और है, जो कि अगर मान लीजिए जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें
जो साइकिल पढ़ते हैं 1 साल का, जो करंट रिक्रूटमेंट साइकिल है, मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, 2025 से 26 का जब हम करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो करंट ईयर की जो वैकेंसी होगी उसके लिए भी रूल है कि 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं लगाना है। मान लीजिए 10 पोस्ट है, आपको एसएस किया, और किसी वजह से 6 लोग जो है रिटायर हो रहे हैं या प्रमोट हो रहे हैं, और 6 होता, तो 6 मतलब आपका 50% ऊपर हो गया, तो आपको 50% से ज्यादा यानी 5% से 5 से ज्यादा आपको रिजर्व नहीं करना है। ये भी एक रूल है। लेकिन इसमें एक रूल और भी कि बैकलॉग वैकेंसी, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप 2025-26 का असेसमेंट कर रहे हैं आप, चाहे वो प्रमोशन का भी हो, चाहे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दोनों भी किसी में भी हो, और आपकी 2024, 23, 21 पहले की आपकी रिजर्व कैटेगरी जो एससी एसटी जो ओबीसी है उसका आपका बैकलॉग आ रहा है, तो बैकलॉग मान लीजिए 10 पोस्टें आपकी रिजर्व आ रही है और 10 अभी की हुई है, तो वो 10 तो आपकी पूरी रिजर्व भर देंगे, लेकिन इस साल की जो 10 होगी आपकी करंट ईयर की, उसमें मैक्सिमम 5 ही हम रिजर्व करेंगे, बाकी 5 को आपको अनरिजर्व से भरना है। ये भी एक रिजर्वेशन की पॉलिसी है। इसको भी जरा ध्यान रखें कि आपको पूरा के पूरा किसी वजह से अगर रिजर्व पॉइंट ही वेकेंट हो रहा है तो आपको पूरा रिजर्व नहीं करना। ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको मैक्सिमम करंट ईयर की वैकेंसी जो है उसमें आपको 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है। बैकलॉग पे वो लागू नहीं होगा। बैकलॉग आके मान लीजिए जितनी भी बैकलॉग आ रही है, अगर वो सारी रिजर्व ज्यादा आ रही है तो भी आप उसको उसको माइनस हटाते हुए जो करंट ईयर की जो रिक्तियां हैं या वैकेंसी है उस पर ही आपको 50% का रूल लागू करना है, ये कहा गया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आपका एक बार मैं रिपीट कर दूं कि ये नई पॉलिसी आने के बाद आप जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के इंडेंट आपके भेजे जाएंगे, प्लीज आप ये रिवाइज रोस्टर बना लें अपने आप पर, और उसके बाद ही असेसमेंट करके भेजें आपको, नहीं तो आपका असेसमेंट गलत हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताएं, और कुछ डाउट्स हो तो मैं अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहे हैं मेरे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, हमको भी उसमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर एंड लाइक भी करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।